अगर आप इस पूरी दुनिया की आर्ट हिस्ट्री को देखो तो पास्ट टाइम में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट रहे जो अपने एब्स्ट्रैक्ट वर्क के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए कि आज एक एक पेंटिंग उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक करोड़ों अरबों रुपए की एक पेंटिंग है। लेकिन इन्हीं आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर बहुत सारे आर्टिस्ट एक कदम बढ़ाते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है उनके आर्ट करियर को ख़त्म करने की। हे एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आज का ये वीडियो मैं स्पेशली उन आर्टिस्ट के लिए क्रिएट किया हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको अपना करियर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में बनाना चाहिए। क्योंकि एक तो इसके कई सारे रीजंस रहते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपने सुना कि पास्ट की हिस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे रहे जो आर्ट में स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए। लाइक पाब्लो पिकासो, एस.एच. रजा जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे। विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का ही वर्क है। उसमें ब्रश स्ट्रोक जिसको मॉडर्न आर्ट भी बोलते हैं, तो उस टाइप का वर्क है। और स्पेशली जब आप इस टाइप के वर्क्स को देखते हो जहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स लाइक अलग अलग शेप्स और भी जो नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा इजी समझ लेते हैं कि हाँ इसको करना आसान है, तो हम इसके बेस पे अपना आर्ट करियर बना सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कारण अभी तक आप सभी लोग अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो, मतलब आर्ट की फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। सुनने में ये बातें थोड़ी सी बुरी लगती हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से रिलेटेड। अगर आप आर्ट की पूरी हिस्ट्री में देखो, जितने भी आर्टिस्ट अपने एब्स्ट्रैक्शन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत अलग देखने को मिलेंगी। लाइक या तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए पागल रहे, या फिर अगर आप उनके शुरुआती वर्क को देखो, जैसे कि इंडियन एक आर्टिस्ट रहे जेमिनी रॉय, तो उन्होंने फॉरेन में जाके अपनी आर्ट की एजुकेशन ली, जो उन्होंने वेस्टर्न टेक्निक्स ऑयल पेंटिंग सारी एजुकेशन ली और एक एक्सट्रीम लेवल पर अपना वर्क भी किया। लेकिन जब वो इंडिया आए तो इंडिया की जो फोक आर्ट है उससे ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने वो अपनी सारी वेस्टर्न जो टेक्निक थी, जो नॉलेज थी, उसको साइड में रख के बेसिकली जो नॉर्मल इंडियन फोक आर्ट है उसमें अपना करियर बनाया, मतलब उसमें वर्क करना स्टार्ट किया और उसको एक्सट्रीम लेवल तक ले गए, उसमें ही अपना पूरा फिर जीवन निकाल दिया। और आप उनके वर्क को देखो तो बहुत ज़्यादा आपको सिंपल कलर, सिंपल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को देख के जज नहीं कर सकते कि उस वर्क के पीछे का रीज़न क्या है। और स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अगर आप पाब्लो पिकासो के स्टार्टिंग फेज के वर्क्स को देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइट वर्क देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यूज़ को अच्छे से प्लेस किया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइंग पर ध्यान दिया गया है और भी सारी चीज़ें जो आपको उनके स्टार्टिंग फेज के वर्क में देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो इस स्टेज में होता क्या है कि आर्टिस्ट के विचार, जो उसके थॉट हैं, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उसकी पेंटिंग पर। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग को समझना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग देखिए, लास्ट टाइम उनकी पेंटिंग इंडिया की जो मतलब सबसे ज़्यादा आर्ट ऑक्शन में सबसे महंगी पेंटिंग गई थी, ग्राम यात्रा, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो उस पेंटिंग में देखो तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लेवल की जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन उस पेंटिंग के पीछे उनका थॉट क्या रहा, उसकी स्टोरी क्या रही, ये सारी पेंटिंग्स उस जर्नी को दिखाती हैं। कोई भी एब्स्ट्रैक्शन वर्क, उसको अगर आप देख रहे हो तो आप उसको जब तक उस चीज़ में आप एक लंबी जर्नी तय ना कर दो तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते। सुनने में थोड़ी अजीब बात लगेगी कि आर्टिस्ट फिर आर्ट गैलरी में अपना एब्स्ट्रैक्ट वर्क क्यों लगाते हैं। देखिए, जो आर्ट की फील्ड है वो पूरी आपके एक्सप्रेशन पर है, मतलब आप कितना ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो।
और जो एब्स्ट्रैक्ट वर्क होते हैं, लाइक अगर आप JMW टर्नर जो अपनी सी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, उनके स्टार्टिंग फेज के वर्क्स को देखो तो इतना ज़्यादा टाइट वर्क आपको देखने को मिलेंगे। एकदम से समुद्र की जो पावर है, जो लहरों की पावर है, समुद्र में तूफान में फंसी हुई नाव जहाज, उसमें लोगों का रिएक्शन, तो इतने ज़्यादा टाइट वर्क है कि आपको एक बार अगर आप उनको बनाओ तो आप काफ़ी कुछ उनसे सीखोगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वहाँ पे लाइनें कम होती गई और उनके वर्क में एक ब्लरीनेस बढ़ती गई, लाइनें कम होती गई, सारा आपको एक फ्लैटनेस दिखेगी वर्क में, कुछ थोड़े थोड़े शेप्स दिखेंगे। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट वर्क को देखते हो तो जिस आर्टिस्ट ने उसको बनाया है, केवल वही एक ऐसा पर्सन होता है जो उस आर्ट वर्क की एक्चुअल मीनिंग आपको समझा सकता है। जैसे कि आप SH रजा के आप वर्क्स को देखो तो उसमें सिंपली क्यूबिज्म टाइप के पैटर्न्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, उसको सूर्य नमस्कार का नाम दिया गया, किसी को भारत माता का नाम दिया गया। तो हम लोग केवल उसमें क्या देखते हैं, पैटर्न, कि हाँ इसमें स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल बना है, ट्रायंगल बना है, सर्कल बना है। लेकिन उस आर्टिस्ट की नज़र से देखो तो वो सर्कल भी एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्वायर है वो एक घर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब तक आप उस फील्ड में एक लॉन्ग टर्म, जब तक आप अपने फंडामेंटल्स पर वर्क नहीं करते, और आर्ट की फील्ड में जिन चीज़ों की नीड है वो सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करने की, जो आप बोलते हो, आप किस तरीके से समझा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप तभी हो सकती हैं जब आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो उस चीज़ में कि आप इजीली किसी को भी वो चीज़ समझा सको। तो फिर आप धीरे धीरे जब इस फील्ड में वर्क करते हो तो आपके विचार बदलते हैं और जो आपकी नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। फिर वहाँ पे जो आपकी नॉलेज इतने सालों में आपने गेन की, उसको आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो कि हाँ इसको मैं क्या इस तरीके से बना सकता हूँ, ये मुझे ट्री बनाना है, क्या एक लंबा रेक्टेंगल बना के मैं एक ट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसको मैं भले ही ग्रीन कलर ना दूँ, मुझे ब्लू कलर देना है, मुझे ब्लू कलर का ट्री बनाना है। लाइक जैसे कि एक छोटा सा फंडामेंटल पॉइंट है जो कि आप एनवायरनमेंट में कभी भी ऑब्जर्व करना, आप अगर नेचर में जाओ तो वहाँ पे आप देखना कि पास की चीज़ें हमें बॉम लगती हैं, बहुत ज़्यादा आपको येलो शेड देखने को मिलेंगे। अगर आपको घास पास की दिखेगी तो वो भी थोड़ी सी पीले कलर से नज़दीक रहेगी, जो आप मेरे पीछे शायद एक पेंट भी देख सकते हैं जो कि लगी है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं आगे की साइड थोड़े से बॉम कलर यूज़ किए गए हैं। लेकिन जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे तो जो घास है वो भी हरी की जगह आपको नीली सी दिखने लगेगी, उसमें ब्लू स्टोन बढ़ता जाएगा। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में देखें तो शायद बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जो पीछे की साइड जो है नीला कलर यूज़ कर रहे हैं, आगे की साइड वो उसमें येलो स्टोन जो बॉम कलर है वो यूज़ कर रहे हैं। अब देखने वाले को तो क्या लगेगा कि हाँ सिर्फ कलर यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे नीला किया, यहाँ पे पीला किया। लेकिन उस आर्टिस्ट की नज़र में उसने अपनी जो कंप्लीट जर्नी में जो सीखा, वो चीज़ जो एनवायरनमेंट से उसने सीखा उसको उसने उस पेंटिंग में अप्लाई किया। वो हर एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क एक कहानी कहता है जो कि समझने के लिए ही आपको सबसे पहले तो उस बनाने वाले आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो आर्टिस्ट रहा ही नहीं तो आपको उसकी पूरी जर्नी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके थॉट्स को समझना ज़रूरी है। और साथ में जो आर्ट की बेसिक नॉलेज है, जब तक वो आपको नहीं होगी तब तक ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझ सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो कभी आप उसको एक आर्टिस्ट के फॉर्म में नहीं देख सकते। जितने भी आर्टिस्ट के नाम मैंने लिए उनके आप स्टार्टिंग फेज के वर्क देखो तो वो सारे नॉर्मल वर्क हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक टॉपेस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है आर्ट की फील्ड का, जिसके बाद आप कोई फिर और चीज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब आप आर्ट की जर्नी तय करते हो तो इस लॉन्ग टर्म जर्नी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आपके विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लाइन और शेप्स के कंपैरिजन में। इसलिए ही जो आर्ट की जर्नी है इसमें आप जितने भी आर्टिस्ट को देखते हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे अपने एब्स्ट्रैक्ट वर्क के लिए, चाहे वो सल्वाडोर डाली हो या आपके पाब्लो पिकासो हो या फिर आपके SS रजा हो या फिर JMW टर्नर जो कि
फिलहाल एब्स्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं जानने जाते, लेकिन उनका वर्क एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट वर्क के ही अंदर आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे लाइनें कम है, शेप्स बस कुछ शेप्स को दिखाया गया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे एक प्रकार से आप एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो इन आर्टिस्ट की जब आप जर्नी देखो तो जो लाइनों का कम होने का सिलसिला है वो उनके विचारों, उनकी जर्नी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम हुआ, और जो विचार बढ़े तो इस जर्नी में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि उनकी एक छोटे से वर्क जिसमें वो केवल कुछ लाइनें बना देते हैं, कुछ पेंट लगा देते हैं, वो भी अरबों के बिकते हैं, अरबों खरबों के, कई मिलियंस डॉलर के उनके वर्क इजीली ऑक्शन में सेल होते हैं। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस उस वर्क की नहीं है, इम्पोर्टेंस है उस आर्टिस्ट की, उस जर्नी की जो उस आर्टिस्ट ने तय की, उस नॉलेज की जो उसने उस जर्नी में गेन की, उस एक्सपीरियंस की, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो उसने वो वर्क बनाया, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट वर्क कहते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट वर्क कोई आर्ट स्टाइल नहीं है, और अगर आप इसको एज आ आर्ट स्टाइल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। हाँ, आप अगर अपने एंजॉयमेंट के लिए इसको ट्राई कर रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर आप केवल इसी चीज़ को कर रहे हैं तो आप अपना करियर ख़राब करने जा रहे हैं। क्योंकि सुनने में मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन एक बार इन आर्टिस्ट के स्टार्टिंग फेज के वर्क्स को ज़रूर से देखना, स्पेशली पाब्लो पिकासो और JMW टर्नर के। तो वहाँ पे उनके वर्क्स में आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी उससे आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप उनके स्टार्टिंग फेज के वर्क देखोगे और उनके जो एंड जो सबसे लास्ट के एब्स्ट्रैक्शन टाइप के वर्क देखोगे तो उसमें आपको इजीली कंपैरिजन फील होगा कि ये चीज़ एक जर्नी को दर्शाती है। जब आप किसी सीनियर आर्टिस्ट लाइक जो राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, उनको पढ़ो तो स्टार्टिंग में उनकी एक एक लाइन बहुत थोड़ा सा, मतलब अगर मैं एक पोएम लिखने जाऊँ, थोड़ा सा फनी सा रहेगा ये चीज़, तो मैं एक चीज़ को कहने के लिए कितना कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए मैं किसी की सुंदरता को दर्शाने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई मेल है, फीमेल या कोई फ्लावर है, ठीक, उसकी मुझे सुंदरता को दर्शाने के लिए कुछ लाइनें लिखनी है। तो शायद छोटी सी बात कहने के लिए, मैं फूल की पत्तियों के बारे में कहने के लिए शायद एक पेज भर दूँ और शायद उसका कुछ मतलब भी ना निकले। लेकिन एक सीनियर आर्टिस्ट जो सीनियर बहुत ज़्यादा एक्टिव लेवल पर उन्होंने लाइफ को देखा, बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी, शायरियाँ लिखी, तो वो उस फूल की व्याख्या कुछ चंद पंक्तियों में करेंगे या कुछ चंद शब्दों में करेंगे, लेकिन वो इतनी पावरफुल रहेंगी तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको करने में आप कई दिन निकाल सकते हैं। जब आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते हो तो उसमें एक एक वर्ड, एक एक पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। तो वही है हमारी आर्ट की फील्ड में जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं, कि हर एक लाइन बहुत कुछ कहती है उस आर्टिस्ट के विचारों के बारे में, उस आर्टिस्ट की जर्नी के बारे में। और एक किस्सा मैं और आपको सुनाना चाहूँगा जो कि सल्वाडोर डाली के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी रेस्टोरेंट में जाके पैसा नहीं देते थे, वो बस एक चेक निकालते थे, उस पर कुछ बनाते थे और उस पर साइन करके उस मैनेजर को, जो भी बैंक वहाँ का रेस्टोरेंट का कर्मचारी है, उसको दे देते थे। तो उस चेक की जिस पर उसके साइन है उन आर्टिस्ट के, सल्वाडोर डाली के, और उस पर जो उन्होंने स्केच बनाया, तो उस केवल चेक की, उस पेपर की कीमत उस खाने के वजह से कई गुना ज़्यादा होती थी। तो ये कंप्लीट चीज़ें फिर वो कभी उस चीज़ को बैंक में लगाते ही नहीं थे। जो रेस्टोरेंट के मालिक होते थे वो उस चेक को फ्रेम करके अपनी दीवार पर लगा देते थे। तो ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप आर्ट की जर्नी को प्रॉपर सही तरीके से तय करोगे तो ये चीज़ें आपके भी साथ होंगी। क्योंकि एक बात कही जाती है कि हमें तब तक प्रैक्टिस करनी है कि जब तक हमारा ख़राब वर्क भी महंगा ना बिकने लगे। जो आपके लिए कूड़ा है वो आगे चल के बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक एक्सपेंसिव आर्ट पीस बन जाएगा। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पीछे भागना छोड़िए और आर्ट के फंडामेंटल नॉलेज को प्रॉपर समझिए और इस पर सही तरीके से वर्क करिए।